तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 13 कंपाउंड्स दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट पॉजिटिव पूछा है, इसमें आंसर जो है 13वां पार्ट है, 12वें की जगह 13वां कर दीजिएगा। मतलब आंसर 7 ही है लेकिन वो 12th की जगह 13th वाला पार्ट आंसर है। आखिरी में आंसर में वो गड़बड़ी है, उसको सही कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर या रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें पहला पॉइंट लिखें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। Gain of electrons is called reduction. Decrease in oxidation number is called reduction. रिडक्शन प्रोसेस को कई तरीके से डिफाइन किया गया है, उनमें से 2 तरीके हमने मेंशन किए हैं, एक कि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। ठीक है, जैसे हम किसी व्यक्ति को डिफाइन करें उसकी काबिलियत के टर्म्स में, उसकी इंसानियत के टर्म्स में, उसके चरित्र के टर्म्स में। ये थोड़ा ना कि काबिल इंसान है तो उनके अंदर इंसानियत होगी या चरित्र महान होगा। तो अलग अलग नजरिए से हम चीजों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कई तरीके से डिफाइन करेंगे। तो एक तरीका है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में और दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फेरिक है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में कन्वर्ट हो जाए, तो फेरिक आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए, रिड्यूस हो गया। फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है। बैलेंस्ड इक्वेशन में एटम बैलेंस्ड होंगे और चार्ज बैलेंस होगा, क्योंकि जिस तरह से मास को कंजर्व मानते हैं ऐसे ही चार्ज भी कंजर्व रहता है। मास न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ज को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रिएक्शंस में मास कंजर्व रहता है, चार्ज भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ये तीनों अलग अलग तरीके से हम लोग प्रिंसिपल लगाते हैं। आल्दो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप कहती है कि टोटल मास प्लस टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है, लेकिन उस सिद्धांत का यूज हम लोग बहुत रेयर प्लेसेस पे ही अप्लाई करते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस में मास अलग कंजर्व, एनर्जी अलग कंजर्व। तो चार्ज भी कंजर्व्ड है, एटम्स की संख्या कंजर्व्ड है तो मास कंजर्व्ड है। तो यहां देखिए इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है और देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +3 है और यहां 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गई। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इसी तरह से हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, MnO4- ये Mn2+ में जा रहा है। नॉर्मली रिएक्शंस जो होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास तौर पे इवन ऑर्गेनिक में भी जो रिएक्शंस नॉर्मली होती हैं तो उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है जनरली चेंज नहीं होती। बहुत कम रिएक्शंस है जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए।
वो गिनी चुनी रिएक्शंस है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस है उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अक्सर चेंज नहीं होती। यहां पे मैंगनीज की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो दोनों तरफ, यहां तो +7 है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर यहां +7 आएगी और यहां पे +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है, यानी MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है Mn2 प्लस में। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? अब पहली इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, लेकिन दूसरी इक्वेशन आप देख रहे हैं बैलेंस नहीं है, ना एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाईं तरफ चार्ज -1 है, दाईं तरफ चार्ज +2 है, बाईं तरफ 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, दाईं तरफ ऑक्सीजन कम है। तो पहली इक्वेशन तो हमने बैलेंस कर दी। और एक बड़ी खास बात आप नोट करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में जितने का चेंज आ रहा है, 3 से 0, 3 का चेंज आ रहा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स देखो वो ले रहा है। जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया फेरिक में +3 से 0, 3 का चेंज आया, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड वो बराबर है। ये खास बात है जिसपे आपको फोकस करना है। अब सेकंड वाली इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं, तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है मतलब रिडक्शन हो रहा है। कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। निश्चित रूप से ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, उसको हमें दिखाना है, साबित करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा होगा। तो उसको साबित करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। 2 तरह की बैलेंसिंग सीखेंगे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 2 तरह की रिएक्शन देखेंगे, एक हाफ रिएक्शन, एक फुल रिएक्शन। हाफ रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें रिडक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और फुल रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ये हाफ रिएक्शन है। और हाफ रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जो स्टेप्स हैं वो सीखने हैं आपको। वो स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि H और O के अलावा बाकी एटम बैलेंस करो। तो H और O के अलावा बाकी एटम देखो, मैंगनीज है, बैलेंस है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? जिस और ऑक्सीजन जितने कम है उतने वाटर जोड़ दो। जिस और ऑक्सीजन जितने कम है उतने वाटर जोड़ दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ की मदद लो। हाइड्रोजन वहां पे 8 है, तो यहां पे 8 H+ लिख दो। अब एटम सारे बैलेंस दिख रहे हैं, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चार्ज बैलेंस करो, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मदद लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है? +7 है। देखो 8 का प्लस और 1 का माइनस, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको चार्ज मत समझ लेना। आल्दो ऑक्सीडेशन नंबर भी चार्ज होता है, लेकिन ये रियल चार्ज है तो वर्चुअल चार्ज है ना बेटा। तो चार्ज बाईं तरफ कितना? 8 प्लस और 1 माइनस +7, और दाईं तरफ चार्ज कितना है? +2 ही तो है। देखो बाईं तरफ चार्ज +7 है, दाईं तरफ +2 है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। और ये पहले ही हमने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सेकेंड इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। एटम्स भी बैलेंस्ड हैं, चार्ज भी बैलेंस्ड है, मास भी बैलेंस्ड है, चार्ज भी बैलेंस्ड है।
व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज दूसरा तरीका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर घट रही हो मतलब रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। जैसे तीसरी इक्वेशन ले रहे हैं, क्लोरीन क्लोराइड में गया। अब ये इक्वेशन तो बहुत ही सरल है, बताइए क्या ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है क्लोरीन की? बाईं तरफ कितनी है? बाईं तरफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, दाईं तरफ -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गई मतलब रिडक्शन हो गया। क्लोरीन एटम को बैलेंस कर लो, ये देखो सिंपली बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व वो बराबर होते हैं। जरा पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +3 से 0, 3 का चेंज, तो एक आयन के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया। दूसरी में देखो +7 से +2, 5 का चेंज, तो एक आयन के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया। अब इसमें देखिए, इसमें एक मॉलिक्यूल के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तो हम लोग को क्या देखना है? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर suffered by one molecule या one ion is equal to the number of electrons gained or lost by one molecule और one ion। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसके द्वारा? एक मॉलिक्यूल के द्वारा। एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो नेट चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करेगा एक मॉलिक्यूल या एक आयन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर हम रिडक्शन आपको समझा रहे हैं, उसका उल्टा ही तो ऑक्सीडेशन है। इतना तो कॉमन सेंस लग ही रहा होगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, इसको इस तरह समझो कि सर की एनर्जी घट रही है, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं और आपकी एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे समझ लो। आलो आप भी थक रहे होगे, लेकिन किस सेंस में समझना है, और हमारा ज्ञान कम तो हो नहीं रहा, लेकिन इस सेंस में अगर समझो कि हाँ कि सर हमको पढ़ा रहे हैं, सर रिड्यूस हो रहे हैं और हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो हमारे बीच रिडॉक्स इंटरेक्शन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, रिजल्ट में पढ़ाई हो रही है। तो बताइए क्लोरीन का जो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से -1, एक का चेंज, लेकिन 2 एटम है ना, 2 एटम है, इसलिए नेट चेंज कितने का हुआ? 2 का हुआ। चेंज कभी आप माइनस प्लस में नहीं बोलेंगे, चेंज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल कितना हुआ? 2। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहा है एक मॉलिक्यूल। ये रही बात। अब तक की डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत? अभी सिखा रहे हैं, अभी तो चल रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है सिखाने की। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने भी केवल कुछ बोला है। क्या बोला है? H और O के अलावा बाकी एटम बैलेंस करो। हम लिखा भी देंगे इसको, पहले सुन लो। H और O के अलावा बाकी एटम बैलेंस करो। जिस और ऑक्सीजन कम हो उतने पानी जोड़ दो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ की मदद लो।
चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मदद लो। H और O के अलावा बाकी एटम बैलेंस करो। जिस और ऑक्सीजन कम उतने पानी जोड़ दो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस की मदद लो। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मदद करो। खुद को बैलेंस करने के लिए मम्मी पापा को मदद लो। रिएक्शन बैलेंस हो गई। आगे देखिए, अब इसमें देखिएगा भाई चौथी इक्वेशन, Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस। इसमें बताइए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बाईं तरफ कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन लेफ्ट हैंड साइड, कुछ लोग कह रहे हैं +6 है, जबकि सही है +6 ही तो है। और राइट साइड में कितनी है? तो साफ साफ दिख रहा है। किसी को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो, x मान के कैलकुलेट कर लीजिए। क्रोमियम की x मान लीजिए तो 2x - 2 × 7 = -2। इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते समय प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। इसको सॉल्व करने पर x कितना आया? 6 आया ना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलेंगे +6, 6 नहीं बोलेंगे, +6 बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते और बोलते समय हमें साइन लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन जब करोगे तो x = +6 थोड़ी लिखते हैं। ठीक है। अब बताइए इसका नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर suffered by 1 ion of Cr2O7 2 माइनस कितना आ रहा है? 6 का, क्योंकि 6 से 3 +6 से +3 चेंज तो 3 का आया, लेकिन 2 एटम है जिसका नेट चेंज निकालना है, उसमें देखो कितने एटम है। कुछ बच्चे कहेंगे सर वहां तो एक ही है। अरे वहां नहीं देखना, जिसका निकालना है उसका देखना। हमें इसका नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगर हम कहें कि इस प्रोसेस में नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय 1 आयन ऑफ Cr2O7 2 माइनस इज, तो आपने क्या कहा? 6। ये सबको क्लियर है? यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कि लॉस करेगा? गेन करेगा। ये पहले से हम भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। इसका एक आयन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आइए साबित करते हैं। उसके लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या कहता है? H और O के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस कर लो। क्रोमियम बैलेंस हो गया। जिस और ऑक्सीजन जितने कम हो उतने वाटर जोड़ लो। जिस और ऑक्सीजन जितने कम उतने वाटर जोड़ लो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ की हेल्प ले लो। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करो। तो बाईं तरफ चार्ज कितना है? प्लस का 12, और दाईं तरफ चार्ज कितना है? प्लस का 6। बाईं तरफ प्लस का 12 है, दाईं तरफ प्लस का 6 है। तो +12 और उधर +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ोगे। यही तो आपको बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, जो बैलेंस करके प्रूव हो गया। क्या ये क्लियर हो रहा है? भाई नहीं क्लियर हो रहा हो जिसको भी, वो बोले जरूर। हाँ, ये समझ में नहीं आती है, इसको समझते हैं। इसको एक बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
सपोज आपके पास CrI3 है और ये चेंज हो रहा है CrO4 2 माइनस IO6 5 माइनस, इसमें चेंज हो रहा है। कभी कभी कुछ बातें कठिन एग्जाम्पल समझ में आती हैं। क्या आप बता सकते हैं बाईं तरफ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बाईं तरफ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे? +3 या आयोडाइड मान लो। इतना तो कॉमन सेंस होगा, इतनी केमिस्ट्री तो जानते हो कि यार ये I- मान लो। जैसे सोडियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड, ऐसे क्रोमियम आयोडाइड। तो ये +3 है और ये -1 है कि नहीं? जहां दिक्कत हो तुरंत टोकिए। जैसे इन्होंने थोड़ा लेट टोका हमारे उकसाने पर, तो क्या आप चाहते हो हम आपको उकसाएं? आप इतने कमजोर हो, आप खुद सक्षम हो कि सर मेरी ये दिक्कत है। हाँ, हम दूर न करें, उसके बाद आप हमको उकसाओगे, सर बताइए बताइए सर ऐसे कैसे चलेगा काम। लेकिन नॉर्मल वे में दिक्कत आए तुरंत टोकी, जब हम आपको अलाउ कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि कोई भी बोलेगा नहीं, सब शांत रहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं शोर, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये सब तो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं फ्रीडम है, आजादी से पढ़ो। 1947 के बाद से हम लोग आजाद हैं, कोई आपको बंधनों में नहीं रख सकता कि आप ये ना करो वो ना करो। यहां क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर? +6 है। और यहां कितनी है? I की ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ लोग +7 बता रहे हैं, +7 बता रहे हैं कुछ लोग। सही बता रहे हैं, +7 ही आएगी। अब आप बताइए इसमें कौन कौन चेंज हो रहा है? क्रोमियम भी चेंज हो रहा है, I भी चेंज हो रहा है। पिछले एग्जाम्पल्स में केवल एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा था, जरा देखिए। पहले में Fe में, दूसरे में मैग्नीज में, तीसरे में क्लोरीन में, चौथे में क्रोमियम में। लेकिन अब अगर गौर करो तो क्रोमियम में भी चेंज आ रहा है, आयोडीन में भी चेंज आ रहा है। तो क्रोमियम में कितने का चेंज आया? 3 से 6, यानी 6 - 3, और एक ही एटम है। अब आयोडीन देखो, -1 से +7, तो +7 -1 इंटू 3 एटम है। हमें इसमें नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। हमें क्या निकालना है? इसके CrI3 के, CrI3 एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर किया जा रहा है। उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के द्वारा। तो एक मॉलिक्यूल में तो 3 I एटम है ना, एक I के लिए -1 से +7 है, एक I के लिए 8 का चेंज है बेटा। -1 से +7, कुछ लोग 6 तो नहीं समझ रहे हैं। -1 से +7 चेंज तो 8 का होगा ना बेटा, लेकिन 3 एटम है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक ही एटम था तो नहीं मल्टीप्लाई किया, या एक का आपको शौक है तो मल्टीप्लाई कर दो एक का। ये कितना आया? 27 आया। मतलब इसका एक मॉलिक्यूल 27 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुरंत ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कोई पूछे ऑक्सीडेशन क्या है, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है। अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है कोई सब्सटेंस, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जरा यहां देखिए Cri3 का क्या हो रहा है, हम कहेंगे Cri3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, आई की ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रही है, दोनों की तो देखो बढ़ रही है, क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम लोग क्या कहेंगे, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ Cri3। इतना लंबा सेंटेंस बोलने से अच्छा है हम लोग कोई एक टर्म छोटा सा इंट्रोड्यूस कर दें जिसको बोलते हैं एन फैक्टर। इतना जो लंबा सेंटेंस में बोल रहा हूं कि द नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ Cri3 इन दिस प्रोसेस इज 27। तो सीधे सीधे शॉर्ट में क्या कहेंगे, बताओ बेटा इस प्रोसेस में Cri3 का एन फैक्टर क्या है। अब एन फैक्टर अंदर की बात है, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन फैक्टर। एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया शॉर्ट एन फैक्टर। बताओ बेटा तुम्हारा एन फैक्टर क्या है, इससे पूछेंगे बताओ बेटा तुम्हारा एन फैक्टर क्या है इस प्रोसेस में, क्या कहा मेरा एन फैक्टर 27 है। मतलब क्या हुआ कि ये 27 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल 27 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब समझ में आ गया नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप बैलेंस करो इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का तरीका क्या बताया है, H और O के अलावा, अलावा समझते ना, लावा नहीं, लावा अलग चीज है, अलावा H और O के अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं पहले उनको बैलेंस करो। सभी लोग करें, कुछ लोग मैं देखता हूं जब मैं वर्क देता हूं तो वर्क नहीं करते हैं, वो अगल बगल देखते हैं। आप सभी को ये काम करना है, H और O के अलावा बाकी एलिमेंट बैलेंस करो। तो देखो दोनों और क्रोमियम बैलेंस है कि नहीं। अब आई बाई तरफ 3 है तो दाई तरफ भी तो 3 करोगे, दाई तरफ 3 कर दिया। अब क्या करेंगे, जिस और ऑक्सीजन जितने कम हैं उतने पानी जोड़ देंगे। ख्याल क्या रखना है, पानी जोड़ते समय ये ख्याल रखना कॉपी गीली ना हो जाए। तो बताओ दाई तरफ कितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं, 6 × 18 और 4 22, 22 ऑक्सीजन इधर कम है, 22 ऑक्सीजन कम है। क्या दिख रहा है 22 ऑक्सीजन कम है यहाँ कि नहीं दिख रहा, नहीं यहाँ पे 22 ऑक्सीजन कम है ना। तो क्या करें, 22 पानी जोड़ दें, 22 वाटर जोड़ दें। चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर दें, कंपैक्ट कर दें, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, H+, तो यहां पे कितने H+ लिखें, 44 H+। अब सारे एटम बैलेंस्ड हो गए। अब चार्ज गारंटी है राइट साइड में 27 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, करके देख लो चाहे। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट 27 इलेक्ट्रॉन लिख देगा। चेक करके देखो चार्ज बाईं तरफ 0 है, बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज 0 है कि नहीं भाई। Cri3 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, राइट साइड में चार्ज कितना दिख रहा है, देखो जरा, 5 × 15 तो 17 -17 + 44, इतना ही तो चार्ज दिख रहा है। 5 × 15 तो 17 -17 + 44 कितना आएगा, +27 ही तो आएगा। और बाईं तरफ चार्ज कितना 0, तो 27 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तभी तो 0 हो जाएगा। और ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि इसका एक मॉलिक्यूल 27 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर को 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, एक ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज के रेस्पेक्ट में, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज एन फैक्टर,
जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? पहली डेफिनेशन, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल और वन आयन। दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल और वन आयन। Whenever substance undergoes oxidation or reduction, N factor of the substance is defined as whenever, जब भी कोई सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रोसेस में जाएगा तो उसका एन फैक्टर, द एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर suffered by one molecule or one ion। इसी को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करें? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by one molecule or one ion of the substance। अभी तक हमने हाफ इक्वेशन लिखी है। हाफ इक्वेशन किसको बोलते हैं? आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। फुल रिएक्शन किसे बोलते हैं? एक ऑक्सीडाइज हो, दूसरा रिड्यूस हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, दूसरा ले ले। तो सबसे सिंपलेस्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे सोडियम की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ क्लोरीन, ये लिख लिया इनफैक्टर। तो इस रिएक्शन में सब जानते हैं NaCl बन जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी जरा देखना, इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। सोडियम मेटल है, मेटल का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। मेटल्स का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेना। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन तभी तो निकाले जब क्लोरीन आया उसके पास। मैं तभी तो पढ़ाऊंगा जब आप मेरे पास आओगे। ये ना कि सोडियम पागल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन निकाले पड़ा है। तो जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आखिर प्रोडक्ट कैसे बना? पहले तो सोडियम क्लोरीन का हालचाल पूछेगा और सब ठीक है बढ़िया, तो नॉन मेटल में मेटल आओ कुछ हो जाए, कैसे होगा? तो क्लोरीन जगह मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ले लेना, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने ही तो वो लेगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तभी तो अब इन दोनों को जोड़ने पर ओवरऑल इक्वेशन देखो ये मिलेगी आपको। एक सरल सी रिएक्शन को हमने कॉम्प्लेक्स तरीके से बैलेंस किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी तक आप बैलेंस कैसे करते आए हो? तुक्के से। अब हम लोग बैलेंस करेंगे नियम से। तो इसमें सोडियम का क्या हो रहा है देखिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सोडियम का एन फैक्टर कितना है?
इस रिएक्शन में सोडियम का एन फैक्टर क्या है? 1 है, क्योंकि इसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का ही तो लॉस कर रहा है। 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और इसका बताइए 0 से -1, इसका एन फैक्टर क्या है बताइए? 2 है। अरे इसका एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर रहा है। नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 1 का, लेकिन 2 एटम है 2। बताइए। सोडियम और क्लोरीन के बीच जो रिएक्शन हो रही है, क्या इस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? जिसमें रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा निकालेगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का रिडक्शन हो रहा है। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? क्लोरीन। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो हम किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। आप किससे पढ़ रहे हो? हमसे। इसी तरह से सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कौन कर रहा है इसको ऑक्सीडाइज? क्लोरीन। और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो उसको कौन रिड्यूस कर रहा है? सोडियम। दोनों एक दूसरे को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। समझ गए बात? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। देखो, क्लोरीन को रिड्यूस कौन कर रहा है बताओ? सोडियम ही तो रिड्यूस कर रहा है। सोडियम ने तो चुल किया इलेक्ट्रॉन निकाल के। सोडियम ने लो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का लाओ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए। दिए किसने थे? सोडियम ने। यानी क्लोरीन को उकसाया किसने? सोडियम ने। तो सोडियम क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसने मजबूर किया? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब पढ़ाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और पढ़ने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब आप हमसे पढ़वा रहे हो, आपको क्या निर्मल सर से पढ़वा रहे हैं, इतनी हस्ती हम लोग की, हम उनसे पढ़वा रहे हैं, और एक कह सकते हो कि वो हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और सोडियम क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाएगा? द सब्सटेंस या कंपाउंड या आयन सब्सटेंस विच अंडरगोज, क्या लिखे? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस which undergoes oxidation नींद आ रही बहुत। एक बार मैं जब पढ़ रहा था 10th क्लास में, तो जमाई ले रहा था मैं क्लास में, और जो टीचर पढ़ा रहा था उसकी आंखें थोड़ी गड़बड़ थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उनकी उन्होंने छेड़ रखी थी तीरा। तो हमें क्या पता वो हमको देख रहे हैं। आए और एक पीठ पे घूसा मारा, कस के जमाई लेते हैं। जब भी कोई जमाई लेता है हमें वो घटना याद आ जाती है, वो घूसा याद आ जाता है, पीठ पे दर्द होने लगता है। तो इसलिए कोशिश किया करो जमाई ना लो आप लोग, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बुरा वाक्य जुड़ा हुआ है। हमें लगा टीचर कहीं और देख रहा है, हाँ जमाई ले रहा है, आया उसमें।
शुक्र करो पीठ पे घुसा मारा, पेट पे मारता तो पहले मतलब टीचर मारा करते थे ना स्कूलों में, और यूपी बोर्ड के स्कूलों में कुछ ज्यादा ही मारपीट होती थी। तो क्लियर हुआ भैया कॉन्सेप्ट कि जमाई का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो अब जैसे एक इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं FeCN का होल 6 4 माइनस। पहले तो ये बताओ इसमें आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितनी है? +2। कार्बन की कितनी है? आयरन की निकाली कैसे? आयरन की x मानी, साइनाइड की -1 × 6 = -4, तो आयरन की +2 आ गई। लेकिन साइनाइड का स्ट्रक्चर बना के तो C की निकालोगे, साइनाइड का ये स्ट्रक्चर है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 +3, तो कार्बन पे चार्ज कितना है? +2, नाइट्रोजन पे -3। इतना क्लियर है? FeCN 6 4 माइनस में आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल ली। फिर मैं बोल रहा हूं जिसको दिक्कत आए टोक सकते हैं। अब हम एक प्रोसेस लिख रहे हैं Fe2O3 प्लस कार्बोनेट आयन प्लस नाइट्रेट आयन। आपको इस प्रोसेस में बताना है इसका n फैक्टर क्या है। ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस में जो बाईं तरफ रिएक्टेंट है उसका n फैक्टर बताना है। मतलब उसके एक आयन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होगा, उसके एक आयन के द्वारा नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना सफर किया जाएगा। तो दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, और दूसरा बैलेंस करके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। दो तरीके हमने बताए आपको, एक नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो इसके एक आयन के द्वारा कितना नेट चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये लॉस या गेन कर रहा है। तो दोनों तरीके से आपको करना है, और कोई भी तरीका ना अपनाओ हमें आंसर बताओ। सिक्सटी 61 आएगा, बिल्कुल सही। इकसठ आएगा, 61। तो आप ही में से कई बच्चों ने आंसर निकाला है 61।
ये कई स्टूडेंट सक्सेसफुली 61 आंसर निकाल रहे हैं। एक तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर, जरा चेक करिएगा। आयरन की यहाँ +2 है, कार्बन की +2 है, नाइट्रोजन की -3 है। अभी देखा था हम लोगों ने, यहाँ आयरन की +3 है, कार्बन की +4 है, नाइट्रोजन की +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेक कर लो सही लिखे हैं कि नहीं। अब जब आयरन में चेंज देखेंगे तो 3 - 2 × 1, कार्बन में 2 से 4, 4 - 2 × 6 प्लस नाइट्रोजन में -3 से 5, 5 - -3 × 6, ये आएगा एन फैक्टर। क्यों? क्या ऐसे सोचा था आप लोगों ने? 6 का मल्टीप्लाई किया था, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 61 आ जाएगा। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो और देखो 61 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा उसका एक आयन। ये 61 जो मैंने आंसर निकाला है, ये कईयों को हो सकता है क्लियर ना हुआ हो। पिछले आधे पौन घंटे से एक ही बात हो रही है कि नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय 1 आयन इज इक्वल टू n फैक्टर, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होगा एक आयन के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे कहेंगे कि इस प्रोसेस में फेरोसाइनाइड के एक आयन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा है। तो आप या तो बैलेंस करके आंसर बताओगे या बिना बैलेंस के ऑक्सीडेशन नंबर से बताओगे, तो आंसर 61 आ जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में तरीका क्या बताया, H और O के अलावा बाकी एलिमेंट, आयरन देखो वहां 2 है, यहां 2 कर दोगे, या तो इधर आधा करो, लेकिन आधा करने में थोड़ी उलझन होगी, है ना। आधा करने में फ्रैक्शन में थोड़ी डीलिंग में दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, इसलिए इसको 2 करना ज्यादा सही है। कार्बन कितने हो गए, 12 कर दिए, नाइट्रोजन भी 12 कर दिए। H और O के अलावा बाकी एटम बैलेंस हो गए। अब जिस और ऑक्सीजन जितने कम हो, देखो 12 से 36, 36 72 3 75, तो 75 वाटर जोड़ दे। जिस और ऑक्सीजन जितने कम उतने पानी जोड़ दो। क्या इसमें दिक्कत आ रही कुछ? अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 150 H+, अब चार्ज देखिए लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, चार्ज ऑन लेफ्ट साइड -8 है, और चार्ज ऑन राइट साइड कितना है, -24 -12 + 150, कितना है ये 36 हुआ, 114 है कि नहीं, प्लस का, लेफ्ट में माइनस का 8 है। जब तक आप इसमें +114 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे तब जाके -8 बनेगा। तो 122 इलेक्ट्रॉन ही तो जोड़ोगे बेटा, क्यों? तो +114 और -122 -8 हो गया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे 61 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 2 आयन 122 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं ना, तो एक आयन तो 61 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस करेगा।
तो बैलेंसिंग से भी आप कर सकते हो, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं? क्या अभी भी दिक्कत है? दिक्कत है? एक तो इतनी पीछे बैठे हो, आगे आओ बेटा थोड़ा, देखो कहीं वैकेंट ऑर्बिटल है, कहीं बैग रखा हो, बैग हटा के, अपने ही देश का नागरिक है। आइए बेटा वीजा लेके आ जाओ आगे। कहीं जगह नहीं है, देखो कहीं बीच में है स्पेस। तो इसमें दिक्कत कहां पे आई? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर समझने में आई कि वो बैलेंसिंग करने में, मतलब चार्ज देखने में दिक्कत आई ना? इसमें क्लियर है? ये वाला मामला क्लियर है? इसमें क्या राइट साइड में चार्ज देखने में दिक्कत आई? अरे माइनस, अच्छा चलो एक तरीका आपके लिए आसान तरीका बनाते हैं। FeCN6 4 माइनस Fe2O3, ध्यान समझना, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है। सबसे पहले H और O के अलावा बाकी एटम, आयरन वहां 2 है, 2 किया, कार्बन 12 कर दिया, नाइट्रोजन भी 12, क्यों? ऑक्सीजन देखो 12 दिन 36, 36 72 3 75, तो 75 वाटर और 150 H प्लस, क्यों? अब इतना तो आपको कॉमन सेंस है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना तो तड़ ही लोगे आप, नहीं तड़ पाओगे इतना, तड़ने में तो माहिर हो। यहाँ +2 है, +3 है, बढ़ रही है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, मान लो X इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब दोनों ओर चार्ज बैलेंस कर दो, यहाँ पे चार्ज कितना है? -8 इज इक्वल टू, राइट पे देखो, -24 -12 प्लस 150 प्लस, यही तो होगा। ये चार्ज तो बेटा -x होगा ना, अगर x इलेक्ट्रॉन है चार्ज तो -x कहलाएगा, क्यों? अब इससे x सॉल्व कर लो। अगर हमने x इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, चार्ज ये -x हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कर दिया। अब करो, ये 24 12 36, तो -8 बराबर कितना हुआ? 114 -x। अब x को बाईं तरफ ले आए, आज ये दिन आ गया हमें सिखाना पड़ रहा है, देखो 114 + 8, आजकल ये 122 होता है, आ गया 122, तो 122 इलेक्ट्रॉन, यही तो आपको समझने में दिक्कत थी, क्या अभी भी दिक्कत है? तो 2 आयन 122 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना, तो एक आयन 61 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। समझ में आ गया एन फैक्टर? ये एन फैक्टर को फिर से सोचे, क्या होता क्या एन फैक्टर? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर, ध्यान से सुन नहीं रहे कई लोग, ध्यान से सुनना है, कभी कभी तो मैं बोलता हूं ध्यान दीजिए। नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाई 1 मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरीन है 0 है या -1 है, तो 0 से -1 एक का चेंज तो हुआ, लेकिन 2 एटम है ना, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। अब ये देखो 0 है, यहां +1 है, तो 0 से 1, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया।
हाँ, एन फैक्टर का महत्व अभी आपको समझाएंगे। अभी हमने एन फैक्टर निकालना सिखाया, उसका महत्व बताएंगे। एन फैक्टर निकालना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये होता है इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो सब जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट एक टर्म डिफाइन किया गया है हम इंसानों के द्वारा, जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन किया गया, ऐसे इक्विवेलेंट वेट एक टर्म डिफाइन किया गया, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार कहते हैं ना। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जैसे इसमें कहा जाए क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो 71/2। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है? 23। अब देखिए, जैसे एक प्रोसेस है HN3 चेंज हो रहा है सपोज HNO3 में, तो बताइए ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है कि रिडक्शन का है, और इसका एन फैक्टर बताना है। तो केमिकल रिएक्शंस में अक्सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पर केमिकल रिएक्शन जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता है। बहुत रेयर रिएक्शंस हैं जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। तो अभी हम लोग सामान्य बात कर रहे हैं। जैसे इसमें आप N की ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे कि बाईं तरफ कितनी है, दाईं तरफ कितनी है, तो बताओ बाईं तरफ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -1/3। H की +1 होती है, N की X मान ली, और दाईं तरफ राइट साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। यहां है -1/3 और यहां है +5। तो अब हमसे कहा गया एन फैक्टर बताओ। हमने कहा एन फैक्टर क्या होता है? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ HN3। HN3 ये HNO3 अलग चीज है, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। HN3 को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। और N3- को बोलते हैं एजाइड आयन। इसमें देखो एजो वर्ड आ रहा है ना, एजो, हाइड्राजोइक एसिड, उसका नाम है एजाइड आयन। अब बताइए एन फैक्टर कितना आएगा इसका? 5 माइनस -1/3 इंटू 3। इंटू 3 समझ में आया? क्योंकि 3 एटम है, हमें इसका एन फैक्टर निकालना है। जिसका निकालना है उसमें नेट चेंज देखना पड़ेगा। तो 5 3 15 1 16 आंसर आ गया। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, कितना आएगा? तो 14 3 42 1 43/16, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट बटे एन फैक्टर।
अब चाहो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से प्रूव करके देखो कि क्या इसका एक मॉलिक्यूल 16 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, करके देखो, स्वयं करो। अब आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने में सबसे पहले क्या करते हैं, H और O के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। मैच कर रहा है? तो मैं भी एक बार बैलेंस करके आपको बता दे रहा हूं, कुछ बच्चों को शायद दिक्कत आ रही हो। H और O के अलावा N बैलेंस किया, फिजिक्स और ऑक्सीजन जितने कम है उतने वाटर जोड़ दिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ की मदद ले ली, अरे सॉरी 9 दूनी 18, 1 19 और ये 3 16 आएंगे ना। H+ आएंगे। H देखो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ की हेल्प ले ली। अब क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्लियर है? अब हमारे पास एक इक्वेशन है MnO4- प्लस ऑक्सलेट प्लस H+। अभी तक हम लोग हाफ इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब हम लोग फुल इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो पहले तो आप ये चेक करो इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मैग्नीज है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये 4 एलिमेंट्स ही तो हैं इस रिएक्शन में। H और O की ऑक्सीडेशन नंबर सामान्य तौर पे चेंज होती नहीं है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ देखो, मैग्नीज की बाईं तरफ +7 है, दाईं तरफ +2 है। ये रिड्यूस हो रहा है। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बाईं तरफ देखो कितनी है, +3 है, और दाईं तरफ देखोगे तो +4 है। सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनमें से किस किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो MnO4- की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता लग गया कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ये पता लग गया। और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जब भी हमारे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, सबसे पहले ये पता करोगे कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उनके एन फैक्टर निकालोगे। इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, 5, और इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है बताइए। गलती मत करो बेटा, आप इतनी देर से 2, इसका एन फैक्टर 2 होगा ना। 2 एटम है कि नहीं, 3 से 4 1 का चेंज, लेकिन 2 एटम है। तो जब भी आपको कोई फुल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से,
सबसे पहला काम करिए, एलिमेंट्स लिख लो कौन कौन से हैं, फिर उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो छत पे जिनमें चेंज आ रहा हो, फिर तय कर लो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट, फिर उनके एन फैक्टर निकाल लो। इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका एन फैक्टर उसको दे दो, उसका एन फैक्टर इसको दे दो, मतलब 5 2 है तो क्या कर दो 2 5। आई बात समझ में? मतलब आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लग जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के। एन फैक्टर से ये पता लग जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किस मोलर रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं। इतना समझ आ गया? अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं वीआईपी एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा था। अब इन वीआईपी एलिमेंट्स को दोनों तरफ बैलेंस करो। तो मैग्नीज बाईं तरफ 2 है तो दाईं तरफ बैलेंस हो गया, कार्बन बाईं तरफ 10 है, ये देखिए बैलेंस हो गया। अब अगर आयनिक इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन अगर है तो चार्ज बैलेंस करो। वीआईपी एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करो। तो दाईं तरफ चार्ज कितना है +4, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, इस पर चार्ज है नहीं। अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी यहाँ का नंबर हमें पता नहीं ना क्या है, लेकिन ये नंबर तो पता लग गए, इस पर चार्ज तो है ही नहीं, इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज कितना है +4 हुआ। इधर चार्ज कितना है -2 और -10 तो -12 हुआ, लेकिन इधर थोड़ा पता है कितना है, ये -12 है और उधर कितना है +4, तो यहाँ कितने जोड़े कि इधर भी +4 आ जाए, तो -12 में कितना जोड़ो कि +4 आ जाए, अरे 16, -12 में +16 जोड़ोगे ना, तो ये 16 कर दें यहां पे। आइए अब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी की मदद लो, तो 16H है तो 8 वाटर कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं। पहले तो वर्बली फिर समझ लो। सबसे पहले रिएक्शन देखी आपने, मान लो आयनिक रिएक्शन है, 2 तरह की रिएक्शंस मिलेंगे आपको, एक आयनिक और एक मॉलिक्यूलर। आयनिक में आपको आयन्स दिखेंगे, मॉलिक्यूलर में आयन नहीं दिखेंगे। आयनिक रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, या तो H+ से या OH- से। लेकिन अगर हाफ इक्वेशन हो, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर फुल रिएक्शन हो तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे H+ से या OH- से, क्योंकि रिएक्शन किस में होती है, या तो एसिडिक मीडियम में होती है या बेसिक मीडियम में होती है। और अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो तो चार्ज का झंझट नहीं है। तो अभी हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी एक लेंगे, पहले ये आयनिक लिए, इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो कौन कौन से दिख रहे हैं उस रिएक्शन में, फिर उनमें से ये देख लो कौन से वीआईपी एलिमेंट्स है। अब वीआईपी एलिमेंट किन्हें बोलेंगे, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो। तो क्या इतना ऑब्जर्व कर लोगे किन में चेंज आ रहा है। अब जिनमें चेंज आ रहा है उनका एन फैक्टर निकाल लो और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तय कर लो, और एन फैक्टर के आधार पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देख लो किस मोलर रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर वीआईपी एलिमेंट्स को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस कर लो, फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को पानी की मदद से बैलेंस कर लो। इसको फिर से बैलेंस करते हैं, MnO4- प्लस ऑक्सलेट इज इक्वल टू Mn2+, मान लो ऐसे लिखिए, और ब्रैकेट में लिख दिया एसिडिक मीडियम, मतलब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लिए, मैग्नीज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इनको हम वीआईपी एलिमेंट्स क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी तेजी से देख लिया कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है,
कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। ये देखने में आपको एक्सपर्ट होना है, जल्दी से देखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आपने पता कर लिया कि ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब दोनों के एन फैक्टर निकालो। इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 7 से 2 5। क्या किसी ने मोबाइल ऑन किया क्या? नहीं, क्योंकि ये क्लास उसमें भी लगी हुई है ना। इसका एन फैक्टर देखो 3 से 4 एक का चेंज है, 3 से 4 एक का चेंज, लेकिन 2 एटम है तो एन फैक्टर 2 हुआ। इतना समझ में आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर 2 इधर 5। मतलब मेरा एन फैक्टर तुम ले लो, अपना एन फैक्टर हमें दे दो। ठीक है? जैसे हमारा दुख मतलब तुम ले लो, नहीं हमारा सुख तुम ले लो, अपना दुख हमें दे दो। ऐसे तो कई बार होता है जब दो लोग आपस में अच्छी दोस्ती करते हैं कि हम तुम्हारा दुख ले ले और तुम मेरा सुख ले लो, ये सच्ची दोस्ती है। ऐसे ये क्या कह रहा है कि मेरा एन फैक्टर तुम ले लो, तुम्हारा एन फैक्टर मैं ले लूं, हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख ले ले तो दोस्ती मजबूत हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है? वीआईपी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। वीआईपी एलिमेंट कौन है? Mn और C। Mn कितने हैं वहां पे? 2, यहां 2 कर दिया, ये फिट हो गया। कार्बन कितने हैं? यहां 10 किया, ये फिट हो गया। अब क्या आपको बैलेंस करना है? चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ की मदद लोगे क्योंकि एसिडिक मीडियम लिखा है। तो राइट साइड में चार्ज कितना दिख रहा है? +4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेफ्ट साइड में चार्ज कितना दिख रहा है? लेफ्ट साइड में चार्ज देखो कितना दिख रहा है, -2 और -10 मतलब -12। अब लेफ्ट साइड में -12, राइट साइड में +4, तो लेफ्ट साइड में हम कितने H+ जोड़े कि चार्ज बैलेंस हो जाए? क्या इतना आप जल्दी नहीं सोच पा रहे हो? अरे अगर 12 H+ जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा, हमें 4 तक पहुंचाना है तो 16 H+ जोड़ दो ना। अब -12 और 16 +4 हो गया, राइट साइड में +4 है, चार्ज बैलेंस हो गया। अब H या O में से किसी एक को बैलेंस करने के लिए पानी डाल दो। अंत में तो पानी डालते, सारा कांड करने के बाद पानी डाल दो। सब कुछ आपने कर लिया, अब भैया पानी डाल दो। तो H या O में से किसको बैलेंस करना चाहोगे? मान लो हम H को बैलेंस करना चाहेंगे, 16 H है बाई तरफ, तो दाई तरफ क्या लिख दें? 16 H है तो 8 वाटर लिख दें। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, होगा बैलेंस। लोग कह रहे नहीं है, ऐसे लोग निराशावादी प्रकृति के होते हैं। कुछ लोग होते हैं अरे बैलेंस सर आप कह रहे कैसे नहीं होगा सर, अरे तो ये ओवर हो गया, अति आशावादी। कहां लगाना चाहते हो? चांद पे? कहीं भी? मतलब रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग का आपको ये तरीका ही तो बताया है। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें बिना जमाई के। तो आज हम देख रहे हैं जमाई 4-5 लोग ले चुके हैं, लिए तो होंगे 10-12, हमको 4-5 दिखे हैं, कईयों ने दबा लिए अंदर में। मौसम कुछ ऐसा है ना, क्यों? कोई विचार देंगे इस बारे में? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हम तीरा नहीं है भैया, हम आप ही देख रहे हैं। हमारी आंखें कम से कम हमें तो मालूम है सही है।
तो क्या सबको समझ में आ रहा है पक्के से? अगली इक्वेशन ले लें, बैलेंस करेंगे आप। ऐसी इक्वेशन इसी टाइप की लेंगे, उसको आप बैलेंस करिएगा, जो मेथड बताया है। मेथड मैं अभी लिख भी दूंगा। Cr2O72 माइनस प्लस NO इज इक्वल टू Cr3 प्लस ये N2 होगा, NO3 माइनस और एसिडिक मीडियम। इक्वेशन लिख लीजिए, फिर मैं अगले पेज पे आपको रूल्स लिख के देता हूं कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करें। हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। रिएक्शन नोट कर ली, एसिडिक मीडियम में करना है।
पहला स्टेप लिखा है राइट ऑल दी एलिमेंट्स। दूसरा स्टेप डिसाइड वीआईपी एलिमेंट्स, those elements who are undergoing change in oxidation number। तीसरा स्टेप है डिसाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट by writing oxidation number of VIP elements in both sides। स्टेप चौथा है डिसाइड n factors of oxidizing agent and reducing agent। स्टेप पांचवा है क्रॉस मल्टीप्लाई, डिसाइड द मोलर रेशियो in which oxidizing agent and reducing agent react। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं ये डिसाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, वीआईपी एलिमेंट्स को दोनों तरफ बैलेंस कर लो। बैलेंस वीआईपी एलिमेंट्स इन बोथ साइड्स। स्टेप 8, if the equation is ionic then balance the charge with the help of H plus या OH माइनस। एज द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट हो, एसिडिक मीडियम में तो H प्लस, बेसिक मीडियम में तो H माइनस। और इसी में लिख लें इफ इक्वेशन इज molecular then this step is not required। और स्टेप 9 क्या होगा, बैलेंस H और O with the help of water। H या O को बैलेंस करने के लिए पानी की हेल्प लेंगे। क्या कठिन लग रहा है? आसानी से याद हो जाएगा आपको। ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे, जैसे किसी को आओ तो हम साइकिल सिखाते हैं तो उसकी थ्योरी आपको कठिन लगेगी, जैसी साइकिल अरे बहुत सरल है। जैसे हम लोग के जमाने में कंप्यूटर सिखाया जाता था, जब हम छोटे थे तो पहले थ्योरी सिखाते थे। आज बताइए कोई थ्योरी सिखाते ही नहीं होगा, कंप्यूटर तुरंत बच्चा कंप्यूटर चलाना चलता है। मोबाइल, जैसे घर में टीवी आती थी तो इंजीनियर आता था, वो सिखाता था कि टीवी कैसे आपको चलानी है, बाकायदा 1 घंटा डेमो देता था वो, पता है आपको।
आजकल क्या होता है, आप कोई मोबाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर दो, कोई सिखाने आता है आपको, तुरंत आप दबाते हो अपने आप सीख जाते हो, ढूंढ लेते हो कुछ ना कुछ, खुद ही ढूंढ लेते हो। तो वो जमाने चले गए कि कोई पहले थ्योरी बताए पूरी। तो ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा अरे इतना कुछ है, और जैसे ही आपने मोबाइल हाथ में लिया और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दबाना शुरू किया, सब कुछ पता लग जाता है खुद ब खुद। तो ये सब पुराने तरीके हैं, लेकिन कुछ बच्चों की मांग पर ये लिखाने पड़ते हैं। मतलब मांग मतलब वो वाली मांग नहीं, डिमांड पर। अब थ्योरी का जमाना नहीं है, प्रैक्टिकल का जमाना है। अब आपको सीधे एक्शन लेना है कि ये सवाल हमें ऐसे करना है, थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि ये कॉन्सेप्ट है, बस करना शुरू। क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पेपर आता था, उस जमाने में पेपर सब्जेक्टिव आते थे, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता था कि आपने कैसे आंसर निकाला। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कोई पूछेगा नहीं कैसे निकाला, गलत अप्रोच से भी कई बार सही आंसर आ जाता है ना। रास्ता भटक गया, पता लगा सही जगह पहुंच गए। अब हम तो रास्ता भटक गए थे, पहुंच देखो सही जगह गए। अब वही थ्योरीज चलो, पता लगा पहुंच ही नहीं पा रहे। अब महेंद्र सिंह धोनी क्या थ्योरी से क्रिकेट खेल जाओगे? उसने थ्योरी पढ़ी होगी क्या, ये थ्योरी होती है? या हम लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ते हैं, खेलने लगते हैं। तो देखिए, जो वो वाली इक्वेशन थी, ये नोट कर लिया सब आपने? अब इसको बैलेंस करना है, तो इसमें वीआईपी एलिमेंट्स कौन है? क्रोमियम और नाइट्रोजन। भाई सीआर ना बोलो, डर लगेगा नहीं तो। बताओ सीआर है इस सवाल। सीआर क्रोमियम और नाइट्रोजन। तो बाकी ओ भी है, एच बाद में दर्शन होंगे जब H प्लस हम जोड़ेंगे कहीं। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर इधर कितनी है? +6 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, यहाँ +5 है। इसका एन फैक्टर कितना है? 6 से 3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 6 है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका एन फैक्टर कितना है? 8 है। तो पहले तो एन फैक्टर तय कर लो, सबसे जरूरी वही है एन फैक्टर। एन फैक्टर तय हो गए कि इसका 8 कैसे आया? 1 से 5 तो सर 4 होता है, 2 एटम है ना, क्योंकि इसमें भी तो 2 एटम थे। 6 से 3 तो 3 होता है, 3 का चेंज, लेकिन 2 एटम है तो 6 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 8:6, 8:6 ये मोलर रेशियो हो गया जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करेंगे, 8:6। लेकिन 8:6 को हम लोग 4:3 लिख लें, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन लिखते समय लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर लिखे जाते हैं। ये एक कन्वेंशन है, परंपरा है। 8-6 से भी करोगे तो तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा खराब लगता है सामाजिक हिसाब से। तो 8-6 को क्या लिख लिया? 4-3। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 3। अब वीआईपी एलिमेंट्स को दोनों तरफ बैलेंस करो। वहां क्रोमियम कितने हैं? 8, तो 8 हो गए। नाइट्रोजन है 6 हो गए। अब आयनिक इक्वेशन है, चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ की मदद लो। तो राइट साइड में चार्ज कितना है? 8×3 = 24 - 6। तो राइट साइड में चार्ज कितना है? 18+। और लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है? 8-। तो 8- में कितने हम? 18+ है राइट साइड में, तो 26H+ करें। क्यों 26H+ करेंगे? तभी तो 26H+, 26 - 8 18 बनेगा प्लस का। अब राइट साइड में कितने वाटर लिख लें? 13। अब वो आपको बैलेंस दिखेगा। अगर वो बैलेंस नहीं आ रहा है, समझ लो हम लोगों ने कहीं गलती की होगी।
तो आपका आंसर मैच कर रहा है। हाँ देखो, जो कन्वेंशन है, जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे, वो इसी तरह से पूछेगा, 4-3 के हिसाब से पूछेगा। मतलब ये परंपरा है, ये आपको फॉलो करनी है, केमिस्ट्री की परंपरा, कि जब भी बैलेंस इक्वेशन लिखो तो लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर्स होने चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। अब हम अगला सवाल आपको दे इसी तरह से बैलेंस करने को, उसको थोड़ा सावधानी से करिएगा, थोड़ा कठिन होगा इससे, लेकिन रूल्स यही लगेंगे। CrI3 plus Cl2 is equal to CrO4 2 minus plus IO6 5 minus plus chloride in alkaline medium. ये जो CrI3 वाली इक्वेशन थी, इसको मैं दोबारा कर देता हूं, रिकॉर्डिंग उस समय बंद हो गई थी। CrI3 plus Cl2 CrO4 2 minus IO6 5 minus plus chloride, alkaline medium. ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की +3, आई की -1, क्लोरीन की 0, क्रोमियम की +6, आई की +7, क्लोरीन की -1। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी जल्दी लिख पाओगे। अब इसका जो n फैक्टर है, ये देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका जो n फैक्टर है 3 से 6, मतलब 6 - 3, -1 से 7, 7 - -1 इंटू 3, 8 के 24, 3 27 हो गया। और ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो n फैक्टर है 0 से -1, नेट चेंज 2 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 27, वीआईपी एलिमेंट्स को बैलेंस करें, 2 2 3 6 आई, 27 दूनी 54 क्लोराइड। अब चार्ज ऑन LHS 0 और चार्ज ऑन RHS -4, -30, -54, मतलब -88। तो आपको इधर 88 OH आयन जोड़ने हैं और प्लस H बैलेंस करने के लिए पानी की मदद ले लेनी है। अब तो कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा बैलेंस करने का। n फैक्टर निकालना मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि n फैक्टर ही सबसे काम की चीज है अपने सिलेबस में। बैलेंसिंग पे भी सवाल आते हैं, n फैक्टर पे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अब इसको भी कर लिया होगा, ये तो आसान है उससे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? Mn, आयरन, कार्बन। Mn की यहाँ +7 है, आयरन की +2 है, यहाँ +3 है, Mn की यहाँ +2 है, कार्बन की +3 है, यहाँ कार्बन की +4 है। ये फेरस ऑक्सिलेट है, फेरस ऑक्सिलेट। जैसे किसी से हम कहें कि BaSO4 लिखा है, तो एक साधारण बच्चा ही बता लेगा कि यार बेरियम 2+ है और SO4 2- है। ऐसी ये लिखा है, तो इसके बारे में आप बता पाओ।
हमें आयंस के बारे में पता होना चाहिए कि फेरस ऑक्सलेट आयन, इसका नाम है फेरस ऑक्सलेट। अब इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा। ध्यान से देखिए, 2 से 3, 3 माइनस 2, और 3 से 4, 4 माइनस 3 इंटू 2। इसका एन फैक्टर 3। आईआईटी में कई बार पूछा गया इस पर सवाल। क्या ये 3 समझ में आ रहा है? ये इतनी बड़ी चीज तो नहीं जो आप इतना गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सिंपल बात है कि आयरन 2 से 3 हुआ, 1 का चेंज। कार्बन 3 से 4, 1 का चेंज, लेकिन 2 एटम है। हमें इसका एन फैक्टर निकालना है। जिसका निकालना हो उसमें देखो कितने एटम है, उधर मत देखो, जिसका निकालना हो। अगर हम कहें CO2 का एन फैक्टर क्या है तो 1 कह देंगे, 4 से 3। इसका एन फैक्टर क्या है? 3 से 2, 1। इसका एन फैक्टर क्या है? 2 से 7, 5। जिसका निकालना हो उसको देखो, उसमें कितने एटम्स हैं। और इसका एन फैक्टर कितना है? 5 है। सात से 2, 5। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3, 5। तो 3 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3, 5 कर दिया। अब वीआईपी एलिमेंट्स को बैलेंस करो। Mn कितने? 3, Mn बैलेंस्ड हो गया। आयरन कितने? 5, बैलेंस्ड हो गया। कार्बन कितने? 10, बैलेंस हो गया। अब चार्ज LHS में कितना है? -3। RHS में कितना है? RHS में चार्ज कितना है? 6 और 15, 6, 21 है। 3 दूनी 6 और 15, 6, 21। और चार्ज इन LHS कितना है? -3। और मीडियम एसिडिक है, तो -3 में कितने H+ जोड़े कि 21 का प्लस बन जाए? ये +21 का चार्ज है, तो 24 H+ जोड़ देना। क्यों? -3 में 24 H+ जोड़ेंगे तो वहां 12 वाटर लिख दे। क्या दोबारा बताना पड़ेगा? आयरन की तो फेरस है ना बेटा। ये आयरन क्यों हमें पता होना चाहिए Fe2O4 क्या है। जैसे BaSO4 के बारे में आप ये जानते हो ना, ऐसे ही आपको पता है C2O4 क्या होता है। आपको C2O4 तो ऑक्सलेट आयन होता है। आयरन क्या है? ऑब्वियसली अगर ये -2 है तो आयरन अपने आप +2 ही तो हो जाएगा। अगर C2O4 की -2 है तो अपने आप आयरन की +2 होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बताइए भाई। आपके पास ये लिख के आया FeC2O4। अब इसको आप कैसे समझोगे? आप समझोगे यार ये C2O4 तो यार ऐसा वाला आयन होता है। इसका ना इस पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +2। अभी तो टोटल 0 होगी। और इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कार्बन की कैसे निकालोगे? x मान के 2x -8 इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में? अगला सवाल दे रहे हैं आपको। PbN3 का होल ट्वाइस प्लस डाइक्रोमेट आयन PbO2 प्लस नाइट्रेट प्लस Cr2 प्लस एसिडिक मीडियम।
इसको आपने बैलेंस करना है। 5 मिनट का मैक्सिमम समय दे रहे हैं इसमें। इसमें ये N3 जो है एजाइड आयन होगा, तो ऐसे में लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। यहां लेड की +4 है, नाइट्रोजन की -1/3 है, इसमें नाइट्रोजन की +5 है, क्रोमियम की +6 है, इधर +2 है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका जो एन फैक्टर निकलेगा, देखिए 2 से 4, 4 - 2 हो गया, -1/3 से 5, 5 -1/3 इंटू 6, क्योंकि 6 एटम है। -1/3 से 5, तो 5 -1/3 इंटू 6, तो 5 3 15 1 16 दूनी 32, 32 और 2 34 हो जाएगा। बताइए गलती हो तो बताओ। पहले तो ये चेक कर लो क्या एन फैक्टर इसका 34 आया है। सभी का आंसर ये आ रहा है 34, और इसका एन फैक्टर कितना है? 6 से 2 4, मतलब 8, इसका एन फैक्टर 8 है। 8:34 करेंगे, तो 8:34 का मतलब 4:17। ठीक है, तो 4:17 कर लीजिए। तो लेड यहां पे 4 है, तो 4 कर लिया। नाइट्रोजन 3 दूनी 6 चौको 24 है, तो 24 कर लिया। क्रोमियम 17 दूनी 34 है, तो 34 कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे चार्ज देखो कितना है, तो चार्ज ऑन LHS, चार्ज इन LHS कितना है? -34 है। चार्ज इन RHS -24 + 68, -24 + 68, यही तो है। यानी कितना हुआ? 46, 44, सॉरी, प्लस का 44 हुआ। अब लेफ्ट साइड में माइनस का 34, राइट साइड में प्लस का 44, मीडियम एसिडिक है, तो लेफ्ट साइड में H+ जोड़े। लेफ्ट साइड में अगर H+ हमने 34 जोड़े तो जाके 0 बनेगा, हमें 44 तक पहुंचाना है, तो 34 + 44 यानी 78 H+ हमें जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? 78 H+ करते ही क्या हो गया? 39 वाटर हो गया। उनतालीस बहुतों का आंसर आ रहा था, तो क्या मैं समझूं ये चीज क्लियर हो गई है? एन फैक्टर निकालना एक अपने आप में उपलब्धि है, और आयनिक इक्वेशंस को बैलेंस करना बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो आपके पास जो ये बुकलेट है, इस बुकलेट में अब आप सेक्शन बी ट्राई करिएगा, सेक्शन सी भी ट्राई करिएगा। ठीक है, इवन सेक्शन डी भी ट्राई कर सकते हैं।
मतलब करते जाइएगा, जो क्वेश्चन आए ठीक ना आए छोड़ दीजिएगा। और अगर हमें समय मिला तो हम आपको भेजेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस कर लो, तो कोशिश करेंगे भेज देंगे, ये क्वेश्चंस कर लीजिए। वैसे भी आप शाम को ही करते होंगे, अभी कोई क्लास है आज कोई